हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। मैं आशुतोष शास्त्री आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मार्केटिंग का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने के पहले आप ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, जैसे कि कोई किसान है, जब वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो प्रोडक्ट को लेकर के खुद मार्केट में कभी कभी आता है, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ले जा कर के किसी होलसेल मंडी में सेल करता है। वहाँ से कोई ट्रॉली मैन उसको माल को ट्रॉली पे लाद करके आपके घर में, गली में, मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप देखिए, क्या जियो सिम है, जियो सिम रिलायंस का है, अंबानी का है, तो क्या अंबानी आपके घर आकर के जियो सिम दे के जाते हैं? कतई नहीं। उसके लिए उनका एक पूरा चैनल बना हुआ है। आप जाते हैं, जा कर के वहाँ से परचेज करते हैं सिम को। अगर आप देख लीजिए इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे शहनाज का है, शहनाज की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या वो शहनाज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके घर लेकर आती हैं? नहीं, उन्होंने अपने चैनल्स बना रखे हैं। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कुछ ऐसे लोग हों, ऐसे सिस्टम हो कि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके, वहाँ पर वो प्रेजेंट हो सके। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है फैलाव, बांटना। बांटता है कहाँ पे? कोई चीज़ बढ़ती है, दूर तक बढ़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में अगर हम आपको एक डेफिनेशन दें तो हम एक बहुत अच्छे राइटर है मैककार्थी। मैककार्थी क्या कहते हैं? मैककार्थी कहते हैं कि एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग नोन और नंबर ऑफ मिडिल मैन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जब कोई प्रोड्यूसर है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक भेजने के लिए किसी भी चैनल का इस्तेमाल करता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। देखिए, आप लोग के एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें दो बातें मेन पूछी जाती हैं। पहली बात कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ये तो एक कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने टाइप के होते हैं। इन दोनों चीज़ों पर ही हम लोग अपने क्लास को आज को फोकस करेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अभी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताया उसको आप नोट करें। और अब हम सीधे आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो इसमें बेसिकली 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट कंसिडरेशन। पहला है प्रोडक्ट कंसिडरेशन। प्रोडक्ट कंसिडरेशन यानी कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट कंसिडरेशन को भी हम कई सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे पहला, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? अगर बहुत हाई प्राइस की वैल्यू प्रोडक्ट है तो बहुत हाई प्राइस की प्रोडक्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिडिल मैन्स की नीड नहीं होती है, क्योंकि जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, वो डायरेक्ट आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, आप कभी किसी हेलीकॉप्टर का या किसी आप मर्सिडीज़ के कार का या किसी जैगुआर के कार का एडवर्टाइजमेंट या कहीं किसी को बेचते हुए पाए हैं? नहीं, आपको जिसको ज़रूरत है वहाँ खुद ही पहुँच जाता है। लेकिन अगर लो प्राइस का प्रोडक्ट है जो जनरली यूज़ होता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा मिडिलमैन की जरूरत होगी। वे प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि लो प्राइस में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप मार्केट में जाइए 10 रुपए की क्रीम लेने के लिए तो आपको कई सारे ब्रांड मिलेंगे। 10 रुपए में वैसलीन भी मिलेगा, 10 रुपए में बोरो प्लस भी मिलेगा, 10 रुपए का बोरोलिन भी मिलेगा, 10 रुपए का फेयर एंड लवली भी मिलेगा। तमाम कंपटीशन है। लेकिन अगर आप
हायर रेंज में जाइए तो मात्र 1 या 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि हाई रेंज में वही फेयरनेस क्रीम बेच रहे हैं, जिसमें लॉरियल है जैसे ब्रांड है, अर्बन कलर ये हायर ब्रांड्स हैं। यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ कंज्यूमर जाकर खुद मांगता है। तो इस तरह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पहला फैक्टर बनता है। दूसरा बनता है वेट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर बहुत भारी प्रोडक्ट है, वेटेड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको मिडिलमैन्स की नीड होगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होगा। उसको भेजने के लिए आपको हैवी व्हीकल्स की नीड होगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हल्का प्रोडक्ट है तो उसको आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं ना। जैसे कि फ्रीज है, फ्रीज एक भारी प्रोडक्ट है, वेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। बेड्स हैं, हैवी बेड्स हैं, हैवी फर्नीचर्स हैं, ये सब हैवी प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। और जो छोटे छोटी चीज़ें हैं, छोटी टीवी है, छोटा सा रेडियो सेट है, छोटा सा मोबाइल है, तो ये आपका आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसके लिए आपको अगर कम चैनल्स भी होंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन वेट के साथ ये एक मैटर बहुत बड़ा जो होता है, वो आपको ध्यान ये रखना है कि हैवी वेट की जो चीज़ें होती हैं उनकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पैकेजिंग पे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंड कर देंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखने की बात है। तीसरा अपना आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, अगर बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जैसा कि भी मैंने एक बताया आपको कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो जनरली जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई होती है बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। उनके जो यूजर्स होते हैं वो यूजर्स भी बहुत हाई ग्रेड के होते हैं, अपर क्लास के कंज्यूमर्स होते हैं। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको कंपनी मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल कर लेती है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए मिडिलमैन्स की जरूरत पड़ती है। अब इसको हम दो तरीके से समझिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यानी कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज़्यादा मिडिलमैन्स की नीड होगी, क्योंकि उनकी जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा लोग उसको पहुँचेंगे, हर कोई चाहेगा। जैसे मान लीजिए फिलिप्स है, तो ऑल ओवर इंडिया में हर कोई फिलिप्स को जानता है, हर कोई चाहता है अगर हमको रेडियो लेना है, हमें टीवी लेना है तो हम फिलिप्स का लें, सैमसंग का लें, एलजी का लें। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका देखो बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया के एक एक मार्केट में इन्होंने अपना माल लगा रखा है। लेकिन अगर आप जा करके संतोष का टीवी लीजिए, कभी नाम सुने, एक लोकल ब्रांड है, यूपी में है संतोष का टीवी लीजिए, तो संतोष का टीवी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट है। लोकल प्रोडक्ट कम मिडिलमैन से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए ज़्यादा लोगों की नीड होगी। फिर आता है प्रोडक्ट नेचर। फोर्थ क्या है? प्रोडक्ट नेचर। प्रोडक्ट नेचर, किस नेचर का आपका प्रोडक्ट है? जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाने वाला प्रोडक्ट है, ब्रेड है, बिस्किट है, नन है, ये सब तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग की यूज़ होती है। ज़्यादातर ब्रेड्स वगैरह की जो कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और लोकल एरिया में ही उसको सेल कर देती हैं। अगर आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट का अगर आपका है तो आप उसको आराम से 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में भी आप बेच सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट का नेचर चाहे ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, एज सुन एज पॉसिबल वो कस्टमर के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, अगर वो हमसे पहले किसी और ने कंज्यूमर तक पहुंचा दिए तो हमारा प्रोडक्ट फिर बैक टू पवेलियन हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट नेचर के ऊपर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है डायरेक्टली। और इसके बाद जो आता है, जो आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं मानता हूं, वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस आज के सेल्स की, आज के मार्केटिंग की जान है आफ्टर सेल्स सर्विस। हर एक कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करने जाता है तो वो प्रोडक्ट के पहले ये देखता है कि उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है। अगर आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया मिल रही है तभी वो प्रोडक्ट को लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक तुमको एग्जाम्पल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने वन प्लस का ईयरफोन लिया
और वो ईयरफोन में प्रॉब्लम आ गई। जब वो उसके सर्विस सेंटर पर गए तो वो उन्होंने कहा कि आपका रिपेयरेबल नहीं है। वहीं मेरे दूसरे फ्रेंड ने बोश का एक ईयरफोन लिया, वो लेकर के जब प्रॉब्लम आई गए तो उनकी कंपनी ने तुरंत उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। बोश का प्रोडक्ट सस्ता भी है, वन प्लस महंगा भी है, लेकिन अब वो कंज्यूमर बोश को ही प्रेफर करेगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट तुरंत चेंज हो गया, इमीडिएटली चेंज। तो आफ्टर सेल सर्विस या आफ्टर सेल्स आपका जो भी पॉलिसी है वो बेस्ट होनी चाहिए अगर आज के समय में आपको आगे बढ़ना है। तो ये हुआ पहला फैक्टर अफेक्टिंग में प्रोडक्ट कंसिडरेशन। इसमें 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। प्रोडक्ट कंसिडरेशन के बाद दूसरा आता है मार्केट कंसिडरेशन। मार्केट कंसिडरेशन यानी कि आपका मार्केट कैसा है, इसको भी हम कई सब पॉइंट्स में बांट सकते हैं। जैसा कि पहला आपका आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट साइज। आपका मार्केट कितना बड़ा है, जितना ब्रॉड आपका मार्केट कवरेज एरिया होगा उतने ज्यादा आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की नीड होगी। और जितना लोकल एरिया में आप सिमटे रहेंगे आपका आराम से मार्केटिंग हो जाएगी, आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो मार्केटिंग साइज बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बिजनेस को आगे ले जाना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में जबकि पूरा ग्लोबल मार्केट हो चुका है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मार्केट साइज को जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं उतना फैलाइए। आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रमोशन बढ़ेगा। दूसरा जो आता है इसमें वो है नेचर ऑफ कस्टमर्स। नेचर ऑफ कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स किस नेचर के हैं। अगर आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जिन पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, जो आपके अपने कस्टमर हैं, जो आपका सेट मार्केट है, तो आपको बहुत ज्यादा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कस्टमर आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएगा। बशर्ते आप अपने आउटलेट्स, अपने शॉप्स ओपन रखिए। और नेचर ऑफ कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट एक बार अच्छा आया और लगातार अच्छा आ रहा है तो कंज्यूमर निश्चित रूप से आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो यह भी जान लीजिए कि कंज्यूमर आपके पास कभी नहीं आएगा। तो नेचर ऑफ कस्टमर पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्टली डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट आता है लोकेशन ऑफ बायर्स। लोकेशन ऑफ बायर्स कहां हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अर्बन एरिया का प्रोडक्ट है, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट को अपने सेल करेंगे तो आपको अच्छे मार्केट मिल जाएंगे। अगर आप लोकल जो विलेज का एरिया है वहां पर जा करके अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां के लायक आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। लोकेशन ऑफ बायर्स कई कैटेगरी में होते हैं, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है। तो अपर क्लास का प्रोडक्ट अगर आप किसी बहुत छोटे शहर में ले जा करके बेचोगे तो क्या बिकेगा। अगर आप छोटे से शहर में ले जाइए और वहां पर 50,000, 25,000, 20,000 के जूते बेचिए, क्या बिकेगा। नहीं बिकेगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ बायर इंपॉर्टेंट है। ये कहां बिक सकता है, वहीं पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस तरह से हम मार्केट कंसिडरेशन को पढ़ते हैं। मार्केट कंसिडरेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है, वो है हमारा कंज्यूमर कंसिडरेशन। कंज्यूमर कंसिडरेशन में हम कंज्यूमर को फोकस करते हैं। कंज्यूमर किस नेचर का है और किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसको परचेज करता है। इसको भी हम कई पॉइंट्स में बांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम डालते हैं नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जिस एरिया में पर्टिकुलर टाइप के कंज्यूमर्स ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका यूनिवर्सिटी एरिया है बनारस का, अगर हम एग्जांपल ले BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर तमाम यंगस्टर्स वहां पर हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। उनकी एज 20 साल से लेकर के 30 साल 35 साल की एज की है, तो वहां पर उनकी डेंसिटी ज्यादा है।
उस एज ग्रुप को अगर फोकस करके आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे तो वो सेल ज्यादा मिलेगा, बशर्ते कि ओल्ड एज के प्रोडक्ट्स को। अगर वहां सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें यंगस्टर्स जो यूज करते हैं, टीनेजर्स जो यूज करते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स 85 to 90% सेल होंगे, बाकी 10% में सब कुछ होगा। इसलिए नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट करते हैं कि कहां किस तरह के कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं और आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है, उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी टू बी परचेज्ड। क्वांटिटी टू बी परचेज्ड यानी कि कितना क्वांटिटी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। अगर आप होलसेल के मार्केट में जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसी मंडी जहां पर होलसेल में सेलिंग होती है, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट कम टाइम में ही ज्यादा सेल देगा। अगर आप छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे मोहल्लों में जाते हैं तो वहां पर ज्यादा टाइम में भी आपको कम सेल मिलेगी। तो क्वांटिटी ऑफ परचेज, क्वांटिटी टू बी परचेज, ये वो मैटर है जहां पर ये डिसाइड होगा कि कहां कितना स्टॉक हमें रखना है। जहां ज्यादा स्टॉक आपको रखने की जरूरत होगी वहां पर आपका परचेज हायर होना चाहिए। जहां लो परचेज है वहां कम स्टॉक भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर कंसिडरेशन। कंज्यूमर कंसिडरेशन के बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो मिडिल मैन कंसिडरेशन। मिडिल मैन कंसिडरेशन, देखिए हमारे बिजनेस में मिडिल मैन वो बंदा होता है जो कि जनरली हमारे बिजनेस के ग्रोथ करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल मैन ही वो व्यक्ति होता है जो आपके प्रोडक्ट को लेकर के आपके पास से कंज्यूमर के पास जाता है। वो मिडिल मैन होलसेलर हो सकता है, वो मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो मिडिल मैन एजेंसी वाला हो सकता है, वो मिडिल मैन रिटेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आता है मिडिल मैन में, वो आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी कितनी है मिडिल मैन की। क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट के बारे में मिडिल मैन हम उसी बंदे को बना सकते हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज हो, प्री नॉलेज हो। ध्यान रखो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, प्री नॉलेज। प्री नॉलेज प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर प्री नॉलेज है तो वो बेस्ट मिडिल मैन होगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा पर्सन होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल मैन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एरिया में। कई जगह ऐसा होता है जैसे जो बड़े शहर है वहां पर तो आपको मिडिल मैन मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटे शहर है वहां जल्दी नहीं मिलते हैं। तो वहां पर आपकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को खुद से ले जा करके माल को बेचना पड़ सकता है, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है। दूसरा आता है कॉस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छा प्री नॉलेज वाला पर्सन मिलेगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। हर जगह यही होता है। हमारा लेबर भी जो होते हैं, लेबर कई स्टैंडर्ड के होते हैं। हमारा स्किल्ड लेबर होता है, एक सेमी स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। तो आपको पता है कि जो स्किल्ड है उसका जो लेबर चार्ज होता है वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड से ज़्यादा होता है, सबसे कम अनस्किल्ड का होता है। तो जिसके पास प्री नॉलेज अच्छा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मार्केट का तजुर्बा है, उसका कॉस्ट हाई होगा। अब आप इस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात जो आती है इफेक्ट ऑन सेल्स, यानी कि मिडिल मैन का आपके सेल में कितना रोल है। जैसे आप देखिए फ्रीज है या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आप जाओ, फ्रीज भी बिकता है, वॉशिंग मशीन भी बिकती है, टीवी भी बिकती है। तो वहां आप जा करके अपने से नहीं परचेज करते हो, आपको कोई मिडिल मैन होता है जो आपको बताता भी है आप सैमसंग का टीवी लेंगे तो ये प्राइस मिलेगा, इसमें ये फीचर है, एलजी लेंगे तो ये फीचर है, ये प्राइस है, आप अगर ओनिडा लेंगे तो ये फीचर ये प्राइस है, फिलिप्स के साथ ये फीचर ये प्राइस है। तब आप डिसाइड करते हो कि हमको क्या लेना है। तो ये इफेक्ट ऑन सेल्स, यानी मिडिल मैन का आपके सेल्स पर कितना इफेक्ट है। और वहीं आप धनिया है, मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, आलू है, ये लेने जाते हैं तो आपको कोई मिडिल मैन थोड़े कहता भैया ये वाला गोभी ले लो, वो वाला मिर्च ले लो।
वो आप अपने से डिसाइड कर लेते हो कि हमको क्या लेना है। कपड़े लेने जाते हैं, आप अपने से डिसाइड करते हैं हमको कौन सा कपड़ा लेना है। वहां आपको मिडिलमैन ये नहीं बताता कि ये वाला कपड़ा लीजिए, ये मत लीजिए, ये आपकी जरूरत के हिसाब से ये है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इफेक्ट ऑन सेल्स, मिडिलमैन का रोल क्या है यहाँ पे। इसके बाद जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरर्स कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन्युफैक्चरर्स कंसिडरेशन, मैन्युफैक्चरर्स कंसिडरेशन में क्या आता है? सबसे पहली जो चीज आती है आपके दिमाग में भी आ रही होगी, वो आ रही होगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। देखो मैंने अभी भी बताया कि अगर आपके पास अच्छे मिडिलमैन की जरूरत है तो आपको हाई कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा आउटलेट्स खोलते हैं तो आपको हाई कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक करते हैं तो आपको हाई कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। और ये सब सिचुएशन पॉसिबल्स तभी होंगी जब आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, मजबूत होगा। तो बड़े फाइनेंशियल पोजीशन जिसका स्ट्रांग होता है, आप देखिए मार्केट में आज के समय में वही चलता है जो बिकता है, और जो बिकता है वही बिकता है जो अपने आप को दूसरों तक पहुंचाता है, बताता है। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको लोन लीजिए, आप उसके लिए कुछ गलत काम करिए। आपकी जितनी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को क्यों कहा गया है यहां पे? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इसलिए कहा गया कि तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हुए हो, तुम्हें पता है कि किसी चीज का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है उसकी कॉस्ट उतनी लो होती है। और जब किसी चीज की कॉस्ट लो होगी तो आप उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रमोशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बोला गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मैटर करता है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लो है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसके बाद अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा खर्च करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आपका और ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को फोकस करते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि प्रोडक्शन लेवल हाई हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और तीसरा जो आता है वो है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, बात हो रही है मैन्युफैक्चरर की और बात हो रही है कंट्रोल की। आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेजमेंट में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग हमारे प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो फाइनल रिजल्ट है उसके बीच के वेरिएशंस को फाइंड करना, और फाइंड करके उसके रीजंस को फाइंड आउट करके सॉल्व आउट करना होता है। तो यहां कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे मैन्युफैक्चरर का एकदम स्ट्रांग कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है तो कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, चाहे किसी मैगजीन में, चाहे मोबाइल पे, और जब मार्केट में जाते हो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तो दुकानदार कहता है भैया ये प्रोडक्ट तो नहीं है या नहीं आता। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैन्युफैक्चरर का। आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, तो कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को लेने जाएगा तो लेने के पहले ही वो आपका प्रोडक्ट मर गया। वो तो यही कहेगा ना कि भाई आपने जो माल हमको दिखाया वो तो मिलता ही नहीं है, वो उसका सब्स्टिट्यूट लेकर के चला आएगा, उसका तो काम की जरूरत है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में नहीं था। और कई बार ऐसा होता है कि माल भरा हुआ है दुकानों में लेकिन कंज्यूमर को उसका पता ही नहीं है कि ये भी माल होता है कोई, तो वो भी गड़बड़। इसलिए कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात किया। अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।